नावल यारम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद। इसकी ये 5वीं एपिसोड है। और नावल शुरू करने से पहले मुझे अपने सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या मसला है आपका? नफसियाती डॉक्टर: मैं फ्रेशर फ्लू का शिकार हूँ। नया स्टूडेंट: ओह, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं। पुरसुकून रहें, वक्त इस फ्लू को नॉर्मल कर देगा। वो कम व बेश सब नए आने वालों में इसके असरात ज़ाहिर हो चुके थे। वेलकम वीक के बाद गाहे बगाहे ये सब सलाह अपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स से सुनने को मिली, कभी तंजन और ज़्यादातर मजाकन। यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट को मैनचेस्टर यूनी और शहर का जो बुखार चढ़ता उसे फ्रेशर फ्लू कहा जाता था। उस फ्लू के हामिल फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एकदम से सब जान लेना चाहते हैं, रात रात भर जागते, बहुत खाते, बिला वजह ही यूनी और शहर में घूमते फिरते रहते। मैनचेस्टर नाइट लाइफ से ऐसे लुत्फ़अंदोज़ होते जैसे पढ़ने नहीं, सियाहत करने से घर से निकले हैं। शुरू में जब वो मैनचेस्टर यूनी का एक चक्कर लगाया करती और बिला वजह ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूमती फिरती, तो दाएम वगैरह का ग्रुप उसे बहुत संजीदगी से कहा करता, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। यूनी भाग ही नहीं जा रही। 2 साल में तुम्हारे पास आराम से एक एक प्रोफेसर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम घूम फिर कर देख लेना। अपने इस फ्लू को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। इतनी संजीदगी से की गई नसीहत के बावजूद हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ही यूनी म्यूज़ियम जाती। फारिग वक्त मिलता तो दूसरे डिपार्टमेंट्स और बाग भी देखती रहती। लेकिन अब चूंकि इस फ्लू के असरात ज़ाहिर हो चुके थे, अब तो अपने डिपार्टमेंट तक ही चली जाती तो बड़ी बात लगती। जब जब उसे असाइनमेंट मिलता उसकी जान पर बन जाती। उसे लगता उससे असाइनमेंट नहीं होगा और यूनी से निकाल दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक निकाला तो नहीं गया था, लेकिन वो उसे निकालने के बारे में सोचती ज़रूर रहती थी। ऐसे वक्त में पढ़ाई एक अज़्दा बन जाती जो हड़प कर जान के लिए तैयार नज़र आती। पहला सेमेस्टर अपने अख्तिताम के करीब था। हर एक के हाथ में किताब और वेनिला कोक नज़र आती। लाइब्रेरी की तरफ आमदरफ्त ऐसे थी जैसे वहाँ बने बनाए असाइनमेंट मिल रहे हैं। एक दूसरे की शक्ल देखते ही पहला सवाल किया जाता, असाइनमेंट मुकम्मल हो गई? ज़्यादा लड़के के सर ना ही में हिलते। दूसरा सवाल, कितने फ़ीसद हो गई? अमरहा की कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट थी। 4 पर वो मुकाम मुकम्मल कर चुकी थी, 5वीं पर काम मुकम्मल होने में ही नहीं आ रहा था। जो जॉन मिल्टन की लॉस्ट पैराडाइज के किरदार माइकल राइफल और शैतान की तजज़िया पर मुश्तमिल थी। जॉन मिल्टन के किरदार को पढ़ लेना किसी मौक़े से कम नहीं था। कहाँ उनके तजुर्बे लिखना जिसे अच्छी तरह से एपिक पोएम की ही समझ नहीं आई थी, वो अच्छी तरह उस पर काम कैसे कर सकती थी। यानी अच्छी तरह काम करने के लिए उसे मामूल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। असाइनमेंट मुकम्मल करने और जमा करवाने के दौरानिए में यूनी के हर स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता उस बेचारे का कुछ गुम हो गया है और पूरी जान लगाकर उसे तलाश कर रहा है, और एक वज़नी पत्थर उनके सरों पर लटक रही है, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। उन दिनों अगर कोई फिजूल गप्पे हाँकता कहीं नज़र आ जाता तो उस पर जी भर कर रश्क आता, क्योंकि वो काबिल लायक फ़ाइक स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका होता। उसे देखकर ये अहद किया जाता कि अगले सेमेस्टर तक हम खुद को भी इतने लायक फ़ाइक बना लेंगे कि दूसरे हमें देखकर रश्क किया करेंगे, और ये अहद फिर अगले सेमेस्टर भी किए जाते हैं। अमरहा को हर हाल में अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी थी। उसे इंग्लिश लिटरेचर और लसानियत में मास्टर्स करना मुश्किल लग रहा था, बल्कि बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन वह अपने बाकी क्लास फेलोज़ को देखती तो सोचती कि ये भी तो तनदेही से पढ़ रहे हैं ना, तो उसे भी पढ़ना चाहिए कैसे भी करके। 75% तो उसे हर हाल में पहले सेमेस्टर में लेने ही थे। यूनी में उसकी पहली क्लास थी। सर रॉबर्ट ने क्लास में आकर अपना तारुफ करवाया और उनके सामने हाथ से बने कार्ड रख दिए। कार्ड पर्पल रंग के थे जिस पर पीले रंग से UOM फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास लिखा था, और कोने में सर रॉबर्ट के दस्तखत थे। इस पर आप सब अपना तारुफ लिखें और ये भी लिखें आप 100% में से कितने फ़ीसद को चैलेंज करते हैं। इसी चैलेंज पर अपना मोटो भी लिखें और कार्ड मुझे वापस कर दें। सबने कार्ड लिखे और बारी बारी सर रॉबर्ट ने कार्ड पढ़ने शुरू किए। जिसका कार्ड पढ़ते वो खड़ा हो जाता और हाथ हिलाकर सबको हाय कहता। ये अरबी किसने लिखी है?
अमरहा ने गर्दन घुमाकर एक नज़र क्लास पर डाली। वहाँ उसे तो कोई स्टूडेंट अरब से नज़र नहीं आ रहा था। वो खड़ी हो गई। ये उर्दू होगी सर। अमरहा ने कार्ड की तरफ इशारा किया। सर रॉबर्ट ने कार्ड का रुख उसकी तरफ किया कि वो पहचान ले। जी, ये मेरा ही कार्ड है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। सर रॉबर्ट ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, आप ही ने तो कहा है सर, ये मेरा पहला तारुफ है और मेरी मादरी ज़ुबान मेरा पहला तारुफ है, उर्दू। मुझे उर्दू का इस्तेमाल ही करना चाहिए था ना सर। सर रॉबर्ट मुतासिर नज़र आने लगे। ये कार्ड यहाँ आकर पढ़कर सुना दें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ़्रेंच और इटालियन जानता हूँ, उर्दू नहीं। वो सर रॉबर्ट से थोड़ा फासला रखकर खड़ी हो गई। वह अपने कौमी लिबास शलवार कमीज़ में मलबूस थी। और पाकिस्तानी लड़कियों के कार्ड सर रॉबर्ट पढ़ चुके थे और उन्होंने इंग्लिश में ही कार्ड लिखे थे। दादा ने उससे वादा लिया था कि अपनी क्लास में वो अपना तारुफ पहले उर्दू में करवाएगी, फिर तर्जुमा करके उन्हें इंग्लिश में अपनी कोई कही का मतलब बताएगी। दादा ने उससे बार बार यही कहा था कि ज़िंदगी में सब करना, लेकिन अपनी ज़ुबान को दूसरे नंबर पर लाने की गुस्ताखी न करना। वो कार्ड पढ़ने लगी। मैं अमरहा हूँ। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, जिसके तारीख़ी शहर लाहौर की मैं रिहायशी हूँ। मुझे मैनचेस्टर यूनी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी ने स्कॉलरशिप देकर यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया है। मैनचेस्टर यूनी मेरी पहली गैर मुल्की दरसगाह है। मैंने यहाँ आकर पढ़ने के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरी पहली क्लास वेलकम वीक थी, जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि मुझे अपना काम खुद करना है। फिर पढ़कर वो मुस्कुराने लगी। आपने ख़ुद को कितने फ़ीसद का चैलेंज दिया है? 75 का सर। जितने भी कार्ड मैंने अब तक पढ़े हैं, उन्होंने ख़ुद को 100% का दिया है। आपने ख़ुद को 75 का क्यों दिया? ये सब बहुत ज़हीन होंगे। मुझे ज़हीन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा, और सारी क्लास दिल खोलकर उसकी मासूमियत पर हंसी। आप ज़हीन होने में वक्त क्यों ले रही हैं? सर रॉबर्ट ने अपनी हंसी को छुपाते उससे पूछा। मेरी बेवकूफ़ी जाने में वक्त ले रही है सर। इस बार क्लास के कह कहे फलक शगाफ थे। मुझे लगता है आप मुझे बहुत तंग करने वाली हैं। मुझे हर सेक्शन में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है। कैसा सर, जिसकी बेवकूफ़ी जाने में वक्त लेती है? हंसी के फव्वारों का एक और बम फूटा। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आपने अपना मोटो नहीं बताया। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उसका एतमाद बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के बनी कहते हैं, काम काम काम। मेरा भी यही मोटो है सर। नज़र न लगे, क्या अंदाज़ था अमरहा का। आप किसी और का मोटो अपना रही हैं। आपको अपनी सोच को उजागर करना चाहिए। यही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। सर, मैंने खुद से ज़्यादा अक्लमंद शख्स का मोटो अपना लिया है। इस पर अमल करके मैं वो सब सीख जाऊंगी जो मुझे यहाँ सिखाया जाएगा। आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमरहा। सर रॉबर्ट के इस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी सोच को काबू में कर सकती थी। सर रॉबर्ट ने उसकी तारीफ़ की। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे सराहा गया, टोका नहीं गया। अगर वो कभी रवानी में उर्दू बोल जाती तो सर रॉबर्ट बहुत माजरत खाना अंदाज में अर्ज़ करते, अमरहा, क्या आप अपनी बात को इंग्लिश में दोहरा सकती हैं? अमरहा सर रॉबर्ट की इस खूबी की बहुत कदर करती कि अगर वो अपनी ज़ुबान की इज़्ज़त करते हैं तो उसकी ज़ुबान की भी करते हैं। दुनिया में वो कौमें बेमिसाल तरक्की करती हैं जो अपनी कौमी ज़ुबान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। फिर वो अर्श हो या फ़र्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट का ऐसे ही कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल के रख लेते हैं, और जब वो बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तो उनका कार्ड को निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमरहा की आंखें नम सी हो गई। उसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट, जो कि बमुश्किल 45 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनी से रिटायर होते देख लिया, और अपनी डिग्री को हाथ में लिए ख़ुद को यूनी से रुखसत होते भी। उफ़, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं हैं, नर्म और पुरजोश हैं। पहली क्लास के पहले वादे को अमरहा को हर सूरत पूरा करना था। वो ख़ुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। उसे हर हालत में इस चैलेंज में कामयाब होना था।
पढ़ाई और फिर जॉब। उसे लगता वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त उसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते रहते। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ उसके ख्वाबों में आते। वो उठकर बैठ जाती, लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती। क्या उसने ख्वाब में उस पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है? अगर किया है तो ठीक किया है ना? अगर नहीं किया तो क्या करे? वो अपने बेड पर काम करते करते सो जाती। आँख खुलती तो किचन में जाकर कॉफ़ी बनाती ताकि नींद ना आए और फिर से आकर काम करने लगती। जिस रात उसने सारा काम बमुश्किल की मुकम्मल किया, उससे अगला दिन उसे असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। वीरा अपनी असाइनमेंट पहले ही जमा करवा चुकी थी, इसलिए आज पड़ी सो रही थी। उसे देर से यूनी जानी थी। नींद से बोझल अपनी आंखों को मसलते वो बस से यूनी के लिए निकली। बस में बैठी, ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहाँ उतरकर पीछे भागते हुए यूनी चली आई। भागते हुए यूनी पर पार की और फाइल जमा करवाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि उसकी असाइनमेंट जमा हो जाए। एकदम से वो जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी फ़ाइल कहाँ थी? जब वो घर से निकली थी, वो इतनी अफरा तफरी में थी कि उसने अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए। लेकिन उसे याद था कि वो मोटी फाइल को घर से लेकर निकली थी। पूरी यूनी उसके आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से सोई नहीं थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की पुतलियाँ किसी एक चीज़ को ज़रा सी देर तक देखते रहने के बाद थकने लगती। उसका दिमाग माऊफ हो गया। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ उससे ने दूर दूर तक नज़रें दौड़ाई। फाइल कहीं भी नहीं थी। आंखों को मसलते, सर को थामते वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी, फाइल के साथ क्या हुआ? वो कहाँ गई? साधना को फ़ोन किया। उसने उसका कमरा, पूरा घर देख लिया, लेकिन फ़ाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख आई। टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसे लगने लगा कि उसके तालीम पर उसकी अपनी नहूसत का साया पड़ गया है। वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई। आंखों के आगे उसने हाथ रख लिया कि कोई उसे देख ना सके। बहुत दिनों बाद उसका दहाड़े मारने को जी चाह रहा था। अगर वो जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी, उसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। उसे ऐसी ज़िंदगी की हिदायत नहीं थी, इसलिए भी वो तवाज़ुन नहीं रख पा रही थी। दूसरे, उसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती रहती। वो असाइनमेंट पर चंद घंटे काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन ख़त्म होने में भी अभी दिन है, अगले दिन पर काम छोड़ देती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी सुस्ती को लेकर रोने लगी कि वो भी बाकी सब की तरह दिन रात एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर उसने उस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर से चल कर वो आई थी। अपने आंसू को साफ करके वो आलियान के डिपार्टमेंट में गई। क्या हुआ मरहा? उसकी शक्ल देखते ही वो हैरान हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, शायद बस में भूल आई हूँ। तुम रोती रही हो? उसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फ़ेल हो जाऊँगी ना? मैं फेल नहीं होना चाहती आलियान। वो खामोशी से उसे देखता रहा। किसने कहा तुम फेल हो जाओगी? वह आंसुओं के रेले को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो उसे क्या बताती कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम वीक पर दायम ने उसको कैसे अल्फाज में वेलकम किया था। दायम का लेक्चर सुनकर उसने खुद से वादा किया कि वो मिसाली कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी? उसने मिसाली मेहनत नहीं की थी, उसने काहिली का मुजाहिरा किया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बुरी आदतें अब तक उसके साथ थीं। तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे क्यों रोती हो? ये छोटी बात है। उसने रोती हुई गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई हो अपनी फ़ाइल? उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आवाज़ रुंध रही थी, इसलिए वो कम से कम बोलना चाहती थी। आलियान उसे डिपार्टमेंट से बाहर ले आया और सब्ज़े पर लेकर बैठ गया। तुम्हारी फ़ाइल मिल जाएगी मरहा, पर मुझे तुम्हारे रोने पर दुख हो रहा है। तुम कितनी कम हिम्मत हो। हाँ, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत आसाम नहीं है, और तुम्हें फ़ख्र भी है कि तुम ऐसी हो। यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। अगर किसी स्टूडेंट को वो फ़ाइल मिल गई होगी तो उसने ऑफिस में जमा करवा दी होगी। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नेकी क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फ़ाइल उसके काम की नहीं होगी और उसकी
तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होगी, कहकर आलियान चला गया। उसे यकीन था कि फ़ाइल बस में रह गई है, और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीज़ भी कभी किसी को मिली है। उसने धुआंधार आवाज़ किए बगैर दिल लगाकर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और उसके सर पर खड़ा, खामोशी से खड़ा, उसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वहाँ से ज़रूर तुम्हारी फ़ाइल मिल जाएगी। अमरहा ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम? अगर तुम बस में ही भूली हो तो ज़रूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फ़ाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है अमरहा, और ये शहर मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीज़ें सबवे, ट्राम और बसों में भूल जाते हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी उनकी चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीज़ें हमेशा गुम ही नहीं रहती जब तक उन्हें हम ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा कंट्री नहीं है जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस ना मिले। तुम्हें इतने तनफ्फुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अमरहा ने फ़ाइल के गुम होने का गुस्सा उस पर उतारा। मैंने तनफ्फुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तल्ख हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते उन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास ही है, हम सब नाकारा ही हैं। रहने दो हमें नाकारा ही। मैंने ऐसी बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज़ हो। तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हूँ। वो उठ कर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ अमरा, आलियान ने पीछे से आवाज़ दी। वो दाइम के पास आई। उसने उससे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, उसे ही जाना था। उसमें इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट की ही चली जाए। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी ना मिली, वो उस ख्याल को सोच सोच कर दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो उसे आलियान की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक कर उसे देखने लगी। वो तेज़ी से साइकिल चलाता उसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो, मिल गई। उसने फ़ाइल उसके आगे की। फ़ाइल को हाथ में लेकर भी अमरहा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से। अगली बार फ़ाइल पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर लिखना। अगर तुमने पहले से लिखा होता तो तुम्हें अब तक ये मिल गई होती। तेज़ साइकिल चलाने की वजह से उसका सांस फूला था। अमरहा उसे देखने लगी। दाइम की तरह उसने उससे ये नहीं कहा कि वो जाए, अपना काम खुद कर ले। वो गया और उसने उसका काम कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करके वो फ़ाइल जमा करवाने चली गई। उसने महसूस किया कि उसका अंदाज़ ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम दुखी या मायूस होते हैं तो हम इतने बदमिजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा इखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम जब रोते हैं तो हम बाकी सब हस्तों को रुलाना क्यों चाहते हैं? असाइनमेंट जमा करवाने के बाद अमरहा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन उसे नहीं मिला। वो जा चुका था, उसका काम हो गया था। तो उसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ। उसकी फ़ाइल ना मिलती तो वह ऐसे ही बद-अखलाक का मुज़ाहिरा करती। ये कमज़ोर आसाब के मालिक होने की निशानी है और बिलाशुबा कोई अच्छी निशानी नहीं है। आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी मेहर पूछ रही थी। सब आतिशदान के पास बैठे थे। वीरा उसे अपने साथ द प्रिंट वर्क ले जा रही थी। वो तैयार बैठी थी। वीरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा? सबसे अच्छा दोस्त है ना? मेरा बेटा बहुत अच्छा दोस्त बनता है। नहीं, वो तो ये कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अमरहा सोचने लगी, क्या वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है? तुम्हारे पापा कैसे हैं? उनकी शॉप सेट हो गई? जी, वो जल्दी आपका कर्जा वापस। बुद्धू, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। अमरहा शर्मिंदा सी होकर उन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और उसे देखने लगी, जैसे स्कूल से छुट्टी ना करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खफा रही तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने फूले मुंह से उसे नाराज़गी से देखा। कभी कभी तुम हद कर देती हो, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ? ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। माँ और बेटा दोनों एक ही बात करते थे। जानती हूँ,
मैं आ गई, वीरा ने नशिश गाह में आकर चिल्लाकर कहा। दरअसल खुद को दिखा कर कहा। उसने हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी, अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा, हल्का मेकअप किया गया था और ख़ुद को और प्यारा बना लिया था। उसे किसी क्लब न ले जाना, लेडी मेहर ने ताकीद की। मालूम है मुझे, वैसे भी ये क्लब मटेरियल नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो, सभी जानते हैं। एक ये अमरहा ही नहीं जाती। वीरा किस कदर चिढ़ गई। जाएगी भी नहीं, उसके बाप दादा की रिवायत नहीं है ये। तो बुराई क्या है इसमें? मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। वीरा तुम जाओ, फिल्म देखो और घर वापस आओ। अब वीरा का ये पहले से इरादा था या वो शरारत कर रही थी? वो उसे क्लब ले आई। उसने सिटी सेंटर में वाक़ द प्रिंट वर्ल्ड को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर से नहीं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पसंदीदा जगहों में से एक थी। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़े, बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट, जिम और अपनी तर्ज में यकता एक सिनेमा मौजूद था। वीरा उसे सिनेमा में उसे फ़िल्म दिखाने ला रही थी। दी प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर लगता, रंगारंग, चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों की अफराद की भीड़ से सजा सवरा, हमसे है ज़माना का नारा लगाता हुआ। ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर बताओ कि किस कौमियत के हैं। वीरा ने दो गोरे चिट्टे लड़कों की तरफ इशारा किया। उससे पूछा, यूनी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज़ हैं। इस बार उसे यकीन था उसका जवाब ठीक होगा। वीरा ने कहा लगाया, दोनों अंग्रेज़ कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और दर्जा ढूंढ रही थी कि वीरा का एक और बुलंद मांग कहा जगमग करती गुजरगाह की शान बना। एक अमरीकी है और दूसरा आयरिश। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है, तुम्हें इतना तो मालूम है ना आयरिश किससे कहते हैं? अमरहा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो नहीं जानती थी। वो उसे क्या बताती कि उसके यहाँ सब गोरे रंग वालों को अंग्रेज़ ही जाना जाता और कहा जाता है। अब भले से वो कनाडा का हो या फ्रांस का, मैनचेस्टर में वो रहकर उसे अंदाज़ा तो हो चुका था कि वहाँ कौमियत का हौसला देकर काफ़ी बात की जाती, बल्कि बात ही कौमियत से शुरू होती। फला अमरीकी का कैफ़े, फला अरबी कॉलेज शॉप, फला जर्मन सर का लेक्चर। उसे कोफ्त होती जब उस शख्स का नाम बाद में लिया जाता, कौमियत पहले। वीरा अपने क्लास फेलो का जिक्र करती तो उनकी कौमियत से शुरू करती, और जब उसे वीरा को कोई बात बतानी होती तो वो कहती, फला जिसके बाल लंबे हैं, पतला सा, लंबा सा, जिसकी गहरी सब्ज़ आँखें हैं। मुश्किल सा नाम है, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का है, बालों की पोनी बनाता है। तो सारी मालूमात। वीरा उसकी एक अच्छी उस्ताद थी और वो ख़ुद भी वीरा से मुतासिर रहती। चलते चलते वीरा एक कैफ़े के सामने रखे एक बड़े से कार्टून के पास खड़ी हो गई, जो ज़ुबान बाहर निकाल कर आने जाने वालों को चिढ़ा रहा था। उस जिन जैसी ही वीरा थी, ज़बान निकाल कर उसके साथ खड़ी हो गई। क्लिक मी अमरहा, मेरी तस्वीर बनाओ। अमरहा बेतरह हंसी, उसकी तस्वीर बना दी। वीरा ने ठीक वैसे ही अमरहा को खड़ा होने के लिए कहा। अमरहा ने ख़ुद को बचाना चाहा, लेकिन उसने उस जिन के साथ खड़ा कर दिया तो ज़ुबान बाहर निकालने को कहा। वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अमरहा को लगता सब उसे ही देख रहे हैं। सब अपने आप में मगन थे। देखने का रिवाज वहाँ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा एक सरसरी नज़र डाल लेते। उस जिन के पास खड़े होकर वीरा ने दो उंगलियों को ज़ुबान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर से ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होठों के किनारे रखकर ऊह की बनमानुस जैसी आवाज़ बड़े शौक़ और खालिस जंगली अंदाज में निकाली। ये क्या कर रही हो? ये प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसी एंट्री दे सकती थी। वो वीरा थी ना। तुम जंगली हो। कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद ज़िंदगी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। ज़िंदगी की सूरज हम में से होकर रंगों को चमक देता है। हम मौत से बर्फ़ में दफन सरसब्ज चरगाहों के कहकहे लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हो गए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। अमरहा ने ज़ेरे लब इस वक्त इस कुव्वते बख्श जुमले को दोहराया और खुलकर मुस्कुराने लगी। वीरा की बातें ऐसी ही होती, उनमें
उनमें से एहसास से कमतरी झलकती थी, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज में चलती फिरती, मुस्कुराती और बातें करती जैसे दुनिया उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है। और अगर ये दुनिया उसे खुशामदीद कहने पर आमादा नहीं है तो वो बहरहाल इसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया की तख्लीक करने का कारसिफ जानती है। प्रिंट वर्क का एक राउंड लेने के बाद वो उसे हार्ड रॉक कैफ़े ले आई, जिसकी बैरूनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका सुर्ख और सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था। ये कैफ़े है? वीरा गड़बड़ा गई। हाँ, कैफ़े भी है, अंदर और भी बहुत कुछ है। तुम पहले कभी हार्ड रॉक नहीं गई? मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में नहीं है ये क्या हर मुल्क में है? दुनिया का कौन सा बदनसीब होगा जो हार्ड रॉक से महरूम होगा? क्या है इसमें? अंदर आ जाओ। वीरा उसे अपने साथ ले गई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के क्लब बॉय बेस्ट भी दीवारों पर आवेजा थे। कैफ़े की सजावट देखने के लायक थी। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नज़र आए। फिर उसे अपनी यूनी के स्टूडेंट्स का हुजूम नज़र आया। इन सारे कैफ़ेज़ और बार्स में स्टूडेंट्स की रियायती कीमत पर ड्रिंक्स और खाने मिलते। वीरा उसे बार टेंडर के पास बैठाकर ज़रूरी काम का कहकर चली गई। जाते जाते वो उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दे गई। बार टेंडर उसे ड्रिंक दी और कॉकटेल बनाने लगा। उसके दोनों बाजुओं पर कोहनी से ऊपर तक टैटू खुदे थे। दाएं बाजू पर भी झाड़ियों में से एक खूंखार भेड़िया दांत नखों से आंख झुकाए शिकार पर जिस्त लगाने की तैयारी कर रहा था, और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे गुर्रा रहा था। उसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। अमरहा ने कराहत से अपनी नज़रें फेर ली। कॉकटेल बनाते उसने तिरछी नज़रों से अमरहा को देखा और ज़ेरे लब हंसने लगा। तुम्हें ये पसंद आया? उसने भेड़िए की तरफ इशारा किया। अमरहा ने मुंह बनाया। बिल्कुल नहीं, जहर लग रहे हैं। इतनी साफ गोई की शायद उसे तवक्का नहीं थी। उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ करना चाहा और ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगा। ठीक 10 मिनट बाद डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्क प्ले किया। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हार्ड रॉक के कोने खुदरों में हाउ वाव करता हुजूम डीजे के आगे जमा होने लगा। डिस्को लाइट तेज़ी से हरकत करने लगी। अमरहा घबरा गई। उसने आसपास देखा और अंदाज़ा कर सकती थी कि असल में ये कौन सी जगह है। वो सीढ़ियाँ उतरकर 2-3 राहदारियाँ पार करके यहाँ तक आई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिश में राहदारियाँ पार करके सीढ़ियाँ उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन वो दरअसल हार्ड रॉक के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में निकल आई थी, जहाँ जुआ खेला जा रहा था और जहाँ जुए की बड़ी बड़ी मशीनें रखी थी। और वो हवास बाख्ता सी हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो उसे लेने खुद मैनचेस्टर आ जाएं। वो वापस उस जगह पर आई जहाँ वीरा उसे छोड़ कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बारटेंडर ने बहुत शराफत से मुस्कुराकर अमरहा से पूछा। मुझे बाहर जाना है। किस तरफ से जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। बैक डोर कहाँ है? उसे क्या मालूम था कि उन हार्ड रॉक में क्या उसूल व ज़वाब्त थे आने जाने के, और कहाँ उनके बैक डोर्स थे। हाथों को तेज़ी से नचाकर उसने उसे बताया कि पिछला दरवाज़ा किस तरफ है। अमरहा को उन भेड़िए खुदे हाथों की हरकत की कतन समझ नहीं आई। डीजे साउंड बदल चुका था। उसने जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ को मॉडर्न हिप हॉप म्यूज़िक के साथ मिक्स करके फुल वॉल्यूम कर दिया। अमरहा के रंग तेज़ी से बदलने लगे। तेज़ी से कॉकटेल बनाते वी लव टू स्केन की शर्ट पहने उसने अमरहा की तरफ देखा। आओ मेरे साथ, उसने खुद ही कहा। अमरहा तो उसे पहले ही नज़र से नापसंद कर चुकी थी, लेकिन उसके जाने से ख़ुद को रोक न सकी। डीजे कामयाबी से म्यूज़िक बजा रहा था जो सबको जानवरों के चिंघाड़ने पर मजबूर कर रहा था। वह आगे चलने लगा और उसके साथ थोड़ा फासला रखकर पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियाँ चलकर वो 3 बार सीढ़ियाँ उतरकर उसने एक दरवाज़ा खोल कर कहा, यह है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई। लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही नहीं था। फौरी शौक के ज़ेर असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से अटा पड़ा था।
उसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थी और वहाँ 2 कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह नहीं थी। बदबू के भभके थे जो दम घोट रहे थे। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चिल्लाकर उसने जो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था कहा, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूज़िक को मिक्स करके चलाया फुल वॉल्यूम से। हार्ड रॉक कैफ़े का क्लब बार अपने उरूज पर आ गया। अमरहा की चीख उस उरूज में दब गई। अगर कोई इस वक्त उसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज़्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज़ थी तो उस वक्त उसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। अंधेरे का रेला उसकी आंखों में घुसता चला गया। उसे नज़र आना बंद हो गया। तेज़ सीटी की आवाज़ उसके दोनों कानों से सर के अंदर घुसकर दर्दनाक आवाज़ें गूंजने लगी। वो जहाँ की तहाँ रह गई। जिस खोपड़ी को बारटेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था वो वही खोपड़ी बन गई। शिकार की गई, शिकार हो गई। उसने सर को झटका। उसे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था। उसने मुसलसल 2-3 झटके दिए। उसे धुंधला धुंधला नज़र आने लगा। सर को झटके देने से उसके सर में टेस सी उठी और दीवार का सहारा लेकर बैठने पर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी। इतनी सी देर में उसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। उसका बैग उसके साथ था। उसके पास फ़ोन था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला और वीरा को फ़ोन करने लगी। बेल जा रही थी, बेल जाती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने मैसेज लिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों की कपकपाहट ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो साधना को फ़ोन नहीं करना चाहती थी, पुलिस को तो हरगिज़ नहीं। इसके अलावा उसके पास सिर्फ चंद और दूसरे लोगों के नंबर्स थे। वो अपनी फ़ोन बुक चेक करने लगी और आलियान पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के किसी तहखाने में बंद कर दी गई थी। खौफ से कांप रही थी। फ़ोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए उसने अपने जिस्म की थरथराहट को काबू किया। हेलो आलियान, मैं अमरहा। मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। अपने रोने पर काबू पाते उसने बहुत देर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी। कोने में खाली बोतलों के क्रेट्स के पीछे वॉडका रखी है, तुम उससे ले सकती हो। पुलिस को फ़ोन करने की हिमाकत हरगिज़ ना करना, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी उनके पास आएगी। अमरहा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलियान के फ़ोन पर बारीक असाब निचोड़ देने का खौफ उसके वजूद का अहाता करके उसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फ़ोन करे। आलियान, वीरा और वो लड़का कौन थे? इस सवाल के बारे में सोचते उसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगी थी। वीरा उसे बहाने से यहाँ लाई थी, पर क्यों? उसे ऐसे बंद करने के लिए वो उसके साथ क्या करना चाहता था? और आलियान, ये सब क्या था? कपकपाते हाथों से उसने बैटरी को फ़ोन में डाला और फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी, उस क्लब में से उसे बरामद करेगी तो ये ख़बर अखबारात तक भी जाएगी। यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा, वो तमाशा बन जाएगी। फ़ोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर वो रोने लगी। मैनचेस्टर में पहली बार पूरी शिद्दत से रोती रही। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस को फ़ोन करे, और बात का सोचकर वो रो रही थी। ऐसे परदेश में किसी क्लब में बंद किए जाने पर अपनी कम अक्ली पर परदेश में पढ़ने वाली अब तक बाहर से अंदर आने के रास्ते ही ठीक से याद नहीं कर सकी। घर से बाहर निकलने के लिए 2 जूते ही नहीं ज़रूरत होते जो पहनकर बाहर चला जाए। वो होशमंदी भी ज़रूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज़ ना लगने दे। उस स्टोर में फैली बदबू उसे पागल किए दे रही थी। डीजे के म्यूज़िक प्ले करने पर वो इतना घबरा गई, उसने उस घबराहट पर काबू क्यों ना पाया। ऐसा भी होता है क्या? परदेश में तालीम की गर्ज से आबाद लड़की ऐसे घबराई और बौखलाई फिरेगी? ऐ खुदा, मेरी मदद कर, किसी को भेज दे मेरे लिए। वो दुआ कर रही थी, साथ साथ वीरा को फ़ोन कर रही थी कि एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने खुदा की भेजी मदद खड़ी थी, आलियान। अमरहा ने अभी ये कहा ही था, वो धक्का मारकर उसे पीछे हटाती तेज़ी से भागकर ऊपर आई। काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते उस मनहूस इंसान को उसने तेज़ी से जाते हुए देखा। वो लोगों के साथ टकराती गिरती पड़ती हार्ट रॉक से बाहर निकल आई। अमरहा, बात सुनो।
आलियान तेज़ी से उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था, उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों रुकती? कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। उसने एकदम लपक कर उसका बाजू थाम लिया। अमरहा पर जैसे किसी ने जलता हुआ तेल उड़ेल दिया। उसने अपने बाजू को एक झटके से उससे छुड़वाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। डिप्रिन टूर के मसरूफ़ तरीन राह गुज़र पर खड़े होकर कम से कम 50 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को गवाह बनाकर तुम तीनों ने मिलकर मुझसे जो घटिया मजाक किया है, ये इसलिए। उसने थप्पड़ की तरफ इशारा किया और उसे घूरती हुई तेज़ी से आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर अपने लिए टैक्सी देखने लगी। गुस्से से उसका खून खौल रहा था, दुख से उसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी। वीरा आलियान के क्लास फेलो थी, तीसरा भी उनका कोई क्लास फेलो होगा। उसे नहीं मालूम था कि ये सब क्यों किया गया था। उसे ये मालूम था उसके साथ ये सब कर दिया गया था। बस उसने टैक्सी रोकी और उसमें बैठने ही लगी थी कि आलियान ने अपने पैर को टेक के दरवाजे में फंसाया। मेरी बात सुन कर जाओ अमरा, उसने तहम्मुल से कहा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अमरा ने मुंह भर लिया और सख्ती से उसका पैर परे करके दरवाजे को बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले से ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो अमरहा, शोर मत करना, मामा सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा। हाँ, दुख ही होगा उन्हें। उनके बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। उन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सारी दुनिया भी गवाह बनकर आ जाए तो वो फिर भी नहीं मानेंगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा, धूल झोंक रहे हो फिर उनकी आंखों में? उसे परे धकेल दी। वो अंदर जाने लगी। वो उनमें से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। इंसान ज़िंदगी में उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और अपने इस अंधेपन का इलाज नहीं करवाना चाहता। आलियान अपने मजबूत चौड़े जस्से से उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था कि वो एक लंबे अरसे तक ऐसे खड़ा रह सकता है। क्या कहना चाहते हो मुझसे अब? वो चिल्लाई। वो काल था, तो मैं कैसे बताऊं? वो मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी। वो जानता है तुम मेरी दोस्त भी हो। स्टूडेंट पार्टी में वो भी था। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुम्हें बंद क्यों किया। वो किचन में मेरे पास आया और मुझसे फ़ोन मांगा। 2 मिनट बाद उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है। उससे तफसील जाने बगैर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं जानता था तुम जल्दी परेशान हो जाती हो। इस सब में मेरा क्या कसूर है अमरहा? अमरहा के आंसू टप टप गिरने लगे। तुम लोग किस कदर जालिम हो, किस तरह की शरारतें करते हो, कैसे लम्हों में मजाक बनाकर रख देते हो, जान निकाल देते हो। ये सब ऐसे करते ज़रा नहीं झिझकते? मैं जालिम नहीं हूँ अमरहा। तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। मैं काल से निपट लूँगा। अमरहा ने बैग से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और हथेली की पिश्त से आंखें साफ करती अंदर चली गई। आलियान बाहर ही खड़ा रह गया। जब ठीक 2 घंटे बाद जब अमरहा के कमरे की बत्ती गुल हुई तो वो चला गया। वो काल के पास जा रहा था, उसे एक और घूंसा मारने। हार्ट रॉक कैफ़े फ्लोर के डांस फ्लोर पर जब म्यूज़िक उरूज पर था और सब डांस करते पागल हो रहे थे, उस वक्त जाकर उसने काल नामी लड़के को घूंसा मारा था। वो लड़खड़ा कर गिरा और हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे डैडीज़ को बुरा कहा था। काल ने अपने टैटू की तरफ इशारा किया। उससे दूर रहना काल। आलियान ने आंखें और सुर्ख हो गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो मुस्कुराया। मैं सब यहीं ख़त्म करता हूँ, बस बहुत हुआ। क्या ख़त्म करते हो? जो कुछ भी इतने सालों से हमारे दरमियान चलता आ रहा है। हमें ये बचगाना खेल अब बंद कर देना चाहिए। एकदम से तुम्हारा मूड कैसे बदल गया उस लड़की के लिए? वो मेरी दोस्त है। दोस्तें तो तुम्हारी और भी बहुत हैं। ये कौन सी दोस्त है जिसके लिए तुमने मुझे घूंसा मारा है? वो मशरिक़ से आई है। उसे हमारे यहाँ के माहौल की आदत नहीं। वो डर जाती है। ओह वाह, स्टूडेंट पार्टी में से डरते हुए मैंने भी देखा था। कमाल का डरती है। बहुत मज़ा आता है उसे डराने में। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। वैसे तुम कब से मशरिक़ को समझने लगे? उसे वही छोड़कर आलियान वापस किचन में गया। वो किचन का हेड था। अमरहा के पीछे घर तक जाते हुए उसने मैनेजर को फ़ोन करके बता दिया वो एक ज़रूरी काम से जा रहा है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा। काल भी इसी सेंटर में था जिसमें आलियान ने परवरिश पाई। वो अच्छे दोस्त भी थे और अच्छे दुश्मन भी। इब्तिदा काल ने की थी। उसने सेंटर में मौजूद एक दूसरे लड़के के हाथ पांव बांध दिए
और मुंह पर कपड़ा लपेट दिया था। लड़के बेहोश हो गया। जब उस सिलसिले में तफ्तीश की गई तो काल ने मासूमियत से हाथ आलियान की तरफ उठाकर कहा, इसे मैंने खुद देखा है ऐसा करते हुए। आलियान उसका मुंह देखता रह गया और सज़ा के तौर पर उसे पूरा महीना एक वक्त का खाना मिलता रहा। फिर आलियान ने काल की जिम्मेदारी जो लॉन्ड्री हुआ करती थी उसमें कॉफ़ी का गाढ़ा महलूल, स्याही, बबल गम चबाकर डाल दी। मशीन से निकलने के बाद कपड़े नाकाबिल इस्तेमाल की अमली शक्ल इख्तियार कर चुके थे। उसे मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। सब जानते थे काल हर वक्त बबल खाया करता है। आलियान ने यह बदला ठीक 8 माह बाद लिया था। वो काल के पास जिसे पूरा 1 हफ़्ता बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोने की सज़ा मिली थी और उससे कहा, हिसाब बराबर हो गया ना काल? काल ने पूरी बत्तीसी निकाल कर देखा। बिल्कुल। और ये हिसाब बराबर हो गया ना? वो हर 6-7 महीने बाद एक दूसरे को कहते, एक दूसरे की ताक में रहते। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, ये सिलसिला टूट टूट कर चलता रहा। आलियान ने उसका ब्रेकअप करवा दिया ऐश से मुख्तलिफ़ मुलाकातों के दौरान उसे बताता रहा था कि काल कभी कभी इतना जुनूनी हो जाता है कि अपने कपड़े तक फाड़ लेता है, साबुन खाने लगता है, शैम्पू पीने लगता है, अपने सारे जूते बेड पर बिछा लेता है और उन पर सोता है। और तो और फंदा डालकर कम से कम 5 मिनट तक लटका रहता है। कहता है मौत का मज़ा ले रहा हूँ। ऐश की शक्ल देखने लायक होती। वो जानती थी आलियान और काल एक जगह रहते हैं। तब आलियान से बेहतर काल को और कौन जान सकता है भला? वो कैसा जुनूनी है या आलियान से ज़्यादा कौन जान सकता है? दोनों में ब्रेकअप हो गया। वो मुझे वाकई अच्छी लगती थी। काल ने उसके रूप में आकर सिर्फ इतना कहा। वो खौफनाक हद तक संजीदा था। तुम्हें सारा भी अच्छी लगती थी? आलियान ने कंधे उचकाए। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐश के पास जाऊं और उसे ये कहूं जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ था? एक अच्छा खिलाड़ी कभी ऐसी फार्श गलती नहीं करेगा। वो कभी मिन्नत और दरख्वास्त नहीं करेगा। वो सिर्फ तवज्जो से अपना खेल खेलेगा। अगर तुम मेरी प्रोजेक्ट फ़ाइल मुझे वापस कर दो तो मैं ऐश के पास जा सकता हूँ। मैंने कहा ना, एक अच्छी खिलाड़ी कभी मिन्नत नहीं करता। वो कमरे की चौखट से टेक लगाए खड़ा था। 2 हफ्ते पहले उसकी एक अहम फ़ाइल ले उड़ा था। उसने कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद तैयारी की थी। बिज़नेस मशवरात को लेकर एक छोटी सी किताब थी जिसके लिए उसने पब्लिशर से बात भी कर ली थी। ये काम उसने बहुत छुपा कर किया था, लेकिन काल अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने पहले कमरे से उसकी फ़ाइल गायब की, फिर लैपटॉप का पासवर्ड तोड़कर कंप्यूटर को करप्ट किया और उसमें वायरस छोड़ दिया कि लैपटॉप ठीक होने के बाद भी उसकी मुर्दा फ़ाइलों को रिकवर ना किया जा सके। एक बड़ा खिलाड़ी होने की हैसियत से आलियान ने उसकी काफ़ी मिन्नत की कि वो उसकी फ़ाइल दे दे, लेकिन उसने नहीं दी। बदले में ऐश को भड़काना पड़ा। वो जानता था काल ऐश को बहुत पसंद करता है और उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। उसने ऐश के दिमाग में इसे लेकर काफ़ी कुछ डाल दिया था। इससे भी बढ़कर उसने ये किया कि अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकालकर ऐश को देना शुरू कर दिया। एक जुनूनी के मुकाबले में उसे आलियान जैसा लायक फ़ाइक लड़का ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 10-15 बार दोनों की लड़ाइयाँ होकर अलग हो गए और जाहिर है काल जानता था ये सब क्यों हुआ, किसने किया। काल कमरे से चला गया और ठीक 5 मिनट बाद वापस आया और कहा, ज़रा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखो। आलियान ने उसके हाथ के इशारे की सिम देखा। विथवर्थ पार्क स्टूडेंट की रिहाइश गाह के ग्राउंड में कोई चीज़ जल रही थी। आग के शोले उठ रहे थे। उसमें से वो आलियान के मुस्तकबिल करीब में आने वाली किताब थी जो अब आग के हवाले थी। आलियान ने लब सख्ती से बीज लिए। पहले मैं इस मसूदे के अपने नाम से छपवाने का सोच रहा था, लेकिन अब खड़े खड़े मैंने अपना इरादा बदल लिया। चंद हज़ार पॉइंट का नुकसान कुछ ज़्यादा तो नहीं, काल कहकर चला गया। काल हमेशा उसे बड़ी चोट देकर जाता, उसका बड़ा नुकसान करता। दोनों ज़िद्दी थी, दोनों ही बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आलियान सब ख़त्म कराया था। वो अपने मुंह से कह कर आया था कि अब ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते उसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा, काल का ब्रेकअप करवाते वक्त भी नहीं। लेकिन अब वो खौफ ज़दा हो गया।
कैसे लम्हों में उसने अमरहा को लॉक कर दिया। उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। काल छिप कर वार किया करता, बज़ाहिर ऐसे करता जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल गया है, लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो ज़िंदगी का असल मज़ा इसी खेल में है, और जिस चीज़ में मज़ा हो उसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है। वीरा ने उसके कमरे में आते ही उसका लिहाफ खींच कर उतारा और वो चौंक कर रह गई। तुम रात भर रोती रही हो। तुम्हें उससे क्या? उसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है, वीरा गुस्से से बोली। मैंने तुम्हें सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हार्ट रॉक के उस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा तो सिर्फ तुम्हें हार्ट रॉक अंदर से दिखाने का था। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहाँ से गायब हुई। वहाँ बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फेलो थे, ऐसे कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थी। मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो कि मैं घबरा नहीं गई थी। मैं बेहद खौफज़दा हो चुकी थी क्योंकि मैं कैफ़े के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं नीचे कैफ़े के स्टोर में बंद थी। इस बार टेंडर ने मुझे लॉक किया था। काल ने? वीरा बुरी तरह चौंकी। ओह, तुमने उसे कुछ कहा था क्या? वो ऐसे ही भड़क उठता है। तुम जानती हो उसे? अमरहा वीरा से ज़्यादा चौंकी। यूनी में काफ़ी जाना जाता है उसे। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुमसे मजाक किया, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन अमरहा, तुम वहाँ 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम जैसी नीडर नहीं हूँ, रंधे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ हम जैसी, हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तेज़ म्यूज़िक था और वो सब लोग। अगर कोई मुझे वहाँ देख लेता। काल ने मुझे धोखे से स्टोर में बंद कर दिया। तेज़ म्यूज़िक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अक्ल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। मैंने आलियान को थप्पड़ मारा। असल बात तो अब उसने आप की थी। वीरा ने अब्रू अचकाकर उसे देखा, जो बेड के लिहाफ के ढेर में डूबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फ़ोन किया मदद के लिए और फ़ोन काल ने उठाया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमरहा। पहले तुम इतनी हवास बाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई, फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या किया है। बेवकूफ़ की अक्ल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से सॉरी कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तो तुम्हें यूं ही छोड़ दूं? मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपने नम गाल साफ किए। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई, रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और यूनी आ गई। अभी भी वो ये सोच कर दहल सी जाती कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या उसे सिर्फ तंग किया जाना ना होता तो ये इत्तफाक था या वो शख्स उसके पीछे था। यूनी में दाखिल होते ही उसने काल को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमरहा ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और बिज़नेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे डर था तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। अमरहा को अफसोस हुआ, उसे कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर गया था, बल्कि उल्टा मैं तुम पर ये इल्ज़ाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी के घर से वहाँ गई थी और लॉक हो गई। एकदम कहीं से निकलकर आलियान ने उसे अप्रोच किया। काल मुस्कुराता हुआ खिसक गया। काल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। उसका मसला मुझसे था, तुमसे नहीं। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके जल्दी से कह दिया। मतलब वो खुशनसीब मैं ही हूँ। तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलियान ने उसके सुर्खी माइल आँखों की तरफ देखा। वो जब जब उसकी आँखों में देखता तो उसे लगता जैसे बस
अभी उनमें आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग भीग जाएगा। तुम शर्मिंदा नज़र तो नहीं आ रही? कैसे नज़र आया जाता है शर्मिंदा? यानी माफ़ी भी वो मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी? वेल, ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो माफ़ी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो, तुम इतनी जल्दी जल्दी नाराज़ क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो, तुम्हारी सॉरी कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो उसे देखने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा, फिर आंखें खोली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? जादू? अब फिर से, अब पहले जैसा हो गया। मैंने वक्त पर अपना जादू चलाया है। उसने कल की रात को हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। अमरहा को हंसी आई। तुम सब इतने अजीब व गरीब क्यों हो? और तुम इतनी समझदार क्यों हो? उसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपने नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना? हम सब समझदार, अक्लमंद, समझ वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी अमरहा की। हम सब बिल्ली और चूहे खाते हैं ना, इसलिए इतने अजीब व गरीब हैं। बिल्ली, चूहे, अख! अमरहा झट भूल गई। आलियान ने ख्वाहिश की कि काश उसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता और वो इस लम्हे आह को यहीं रोक देता, अमरहा को फ्रीज कर देता, फिर उसके नाक को पकड़कर दाएं बाएं करता। काश ये जादू से आ सकता। फिर से करना? क्या? वही जो बिल्ली चूहे के नाम पर किया था। उफ़, तुम पागल हो, कहते अमरहा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है? वो भागकर उसके पीछे आया। नहीं, वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू को लंबा कर रहा था या वक्त को? अमरहा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या चाहते हो? डू और डाई। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब क्रैक हो क्या? क्रैक? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ और भी, और शतरंज भी। अमरहा खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो ना, है ना? तुम बेवकूफ़ हो। अमरहा इस्तेहज़ाइया हंसी। तुम खौफज़दा हो। वो भी इस्तेहज़ाइया हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊट पटांग हरकतें नहीं करती। ऐसे लोग खौफ को कई नाम देते हैं। तुम बहुत ज़्यादा सनकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाओ। वो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। वो उसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। ओ खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज़ मिर्च जैसी ज़ुबान। उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। खुदा के लिए बस करो। वो वास्ते देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? वो जल्दी फैल जाते हैं। अमरहा का कहका बुलंद मांग था। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती। तुम कुछ और कहो, यानी आसान सा। अब वो उसे चिढ़ा रहा था। जो मुझे आता हो और मैं कर सकूं। यहाँ करीबी डॉग बाउल है, मुझे नहीं करना कुछ डॉग्स वगैरह के साथ। वहाँ डॉग्स नहीं है, एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। तुम 3 बार प्रैक्टिस कर सकती हो। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक़ से हो तो? अमरहा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक़ वाले सब कर सकते हैं। रूसी टाइगर को भी साथ लाओगी? बिल्कुल, ज़रूर। ठहरो ज़रा, पहले ये बताओ, वो किन दिनों में बीमार होती है? सीज़न क्या है उसके लाचार होने का? वो हमेशा चाको चौबंद रहती है। उसे ज़रूरी काम कब कब होते हैं? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। हम दोनों में कैट फाइट कब कब होती है? हम में अच्छी जहनी आहंगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? उफ़, अच्छा, आ जाना दोनों। लेकिन वीरा उसके साथ नहीं आ सकी। उसे न्यूज़पेपर पढ़ के ऑफिस जाना था, लेकिन उसने अमरहा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे तकनीक से फेंकना है। डॉग बाउल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का काफ़ी रश था। अमरहा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद उसे ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी लगी। वीरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वज़न के इंसान को उठाकर फेंक सके, और उससे गेंद नहीं उठाई जा रही थी।
पाकिस्तान में उन्हें एक सोफ़ा या ऐसी कोई आम सी चीज़ इधर से उधर करनी होती तो 2-3 लोग मिलकर ये काम करते और फिर ऐसे हाँफते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हो। पहली कोशिश में उसकी गेंद एक बोतल भी नहीं गिरा सकी और बोतलों से दूर लेन के दरमियान ही किनारे पर जा रुक गई। दूसरी कोशिश में उसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा लीं और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलिया ने हंसी को छुपा कर कहा। अमरा ने उसकी हंसी देख ली और चिढ़ गई और इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदान में जंग में सिपा सलारबाजी मात या हाथ के तहत तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। अमरा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और फिर वो ऐसे चिल्लाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहे। वो चिल्लाती रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थी। मशरिकी लड़की अमरहा जीत चुकी थी। तुमने तो कहा था तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे दिखाने के लिए गेंद को ऐਵੇਂ ही लड़खाती रही हो ना। किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती। उसने ऐसे कहा जैसे फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। भूरी आंखें की बवें तन गई। फिर सब झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तो एक बार फिर करो। फिर हारने वाला बहाने बनाते हैं। तुमने ज़रूर चीटिंग की है। फिर वो फाउल चिल्लाते हैं। मैं विनर हूँ। मुझे जीत जाने वाला कहते हैं। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगे। मैं तुम्हें सज़ा देता। कितना रहमदिल इंसान था वो। उसे सज़ा देने के चक्कर में था। कैसी सज़ा? मैं तुम्हें बातें सुनाता। बातें? ये कैसी सज़ा है? यह सज़ा सुनने वाले के लिए होती, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता। वो रोमन अखाड़े के किस्से होते या स्कूल के दिनों की सज़ाएं, विंडो शॉपिंग की फिजूल तफसीलियात या सब वेज में मिलने वाले सीपों की अजीब और गरीब हरकतें। बोलने वाले का जब तक जी चाहेगा वो बोलेगा। सारा दिन, सारी रात, अगला दिन, अगली रात। सुनने वाले को सुनना होगा। बोलने वाले पर कम ही किस्मत मेहरबान होती है ताकि उसे ऐसा सुनने वाला कोई मिले। इतनी देर तक बोलते रहने वाला पागल ही होगा। मुझे होना था ना पागल। उसका शायद वाकई में बड़ा नुकसान हो चुका था। उस सब को छोड़ो। यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना है। कोई सज़ा है ना? हाँ, ऐसा करो, मुझे कह दो। मैं अभी यहाँ घुटनों के बल झुक जाऊँ। इतनी मामूली सी सज़ा? क्यों कहूँ ये तुमसे? ये मामूली नहीं है, हरगिज़ नहीं। ऐसे ना कहो। वो उस कीमती पत्थर की तरह कुर्लाया जिसकी जौहरी ने बहुत कम कीमत लगाई हो। हमारा गहरी सोच में चली। तुम 1 हफ्ते तक अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। तुम चाहती हो मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूँ? तो तुम मरना चाहते हो? मैं मर जाऊँगा। अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ और कहो। वो दोनों डॉग बाउल से बाहर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। तुम सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दोगे? यानी तुम हर सूरत यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूँ? मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया। तुम्हें भी करना चाहिए। कहा तो है कर लूँगा खुदकुशी। उससे बढ़कर और क्या होगा। दोनों मेन रोड पर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। सड़क पर काफ़ी रश था। ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ही हजूम था। अच्छा, कुछ और कहो। अमरा ने सड़क की तरफ देखा जहाँ वो खड़े थे। उससे चंद कदम आगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग थी जो काफ़ी तवील थी। वो दोनों भी इशारा बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें बहुत शौक़ है ना बंदर की तरह छलांगें लगाने का? तो तुम्हें इस क्रॉसिंग को हाथों के बल कलाबाजियाँ लगाकर क्रॉस करना है। पहले फुर्सत में अपने दिमाग का इलाज करवाओ अमरा। कह कौन रहा था जिसका अपना इलाज होने वाला था? अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त ने भी एक बार ऐसे ही किया था। मैंने 201 गोलगप्पे खाए और मैं जीत गई। बदले में मैंने उसे बस इतना कहा कि उसे सिर्फ 5 मिनट तक अपने डैड की कार चलानी है। उसमें मुश्किल क्या था? ये तो बहुत आसान है। तुमने उसे आसान टास्क दिया। वो कार चलाना नहीं जानती थी। वाओ, किस मॉडल की कार थी? कि तुम लड़के कार के नाम पर मॉडल पूछने क्यों बैठ जाते हो? वो एक कार थी, बस एक कार। ये तुम लड़कियां गाड़ियों के मॉडल्स पर ध्यान क्यों नहीं देती? एनीवे, फिर
वो सिर्फ 4 मिनट कार चला सकी, अगले 4 महीने कार वर्कशॉप में रही और उस पर पूरे 50,000 लगे। और बस बस आलियान ने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो, इतने सब पर भी ऐसे बस कह रही हो? हाँ, और मेरा दाखिला उनके घर बंद। बस तुम्हारा दाखिला बंद? उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर हंसी को होठों के पीछे रोक कर पूछा। अगर उसे बेतहाशा हंसी आ रही थी तो उसने खुलकर हंस लेना चाहिए था। अपनी हंसी को काबू में रखने में उसने अमरा से अपना रुख फेर लिया। अब वो उस कोशिश में था कि वो इतनी बुरी तरह से ना हंसे कि अमरा बुरा मान जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। उसने सर उठाया, मैनचेस्टर के खुले आसमान को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़े थे और ख़ुद को बेकाबू हो जाने दिया। वो एक खूबसूरत इंसान था, हंसते हुए अच्छा लगता था जैसे सब लगा करते हैं, लेकिन ऐसे बेकाबू होकर हंसते हुए वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। अमरा ने हाथ बांध लिए और उसे घूरने लगी, लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ वाला ये नहीं देख रहा था कि काली पुतलियों वाली 2 आँखें उससे खफा होकर उसे घूर रही थी। वही आँखें जिन्हें करीब से देखते हुए वो बहुत दूर चला गया था। वो सिर्फ आलियान नहीं रहा था। हंसते हंसते वो चंद कदम आगे चला जाता और कभी चंद कदम पीछे, अपनी आँखों को साफ करता और अमरा से कहता, और बस तुम्हारा दाखिला बंद। उसने ऐसे 2-3 बार किया। अमरा शर्मिंदा सी होकर आसपास देखने लगी। उसमें इतनी कोई हंसने वाली बात नहीं थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने गुस्से से बालों की लटों को पेशानी से पीछे किया और तैश से बालों में हाथ चलाने लगी। वो खामोशी से उसे देखने लगी। उसे लगा कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, कैसे पागलों की तरह हंस रहा है। हर वक्त रोने को तैयार रहने वाली अमरा ने एक बार फिर से रोने की तैयारी कर ली। कुछ ही देर में बमुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका तो उसने अमरा के गुस्से, रोने पर आमादा शक्ल पर गौर किया और उसी वक्त अमरा उससे आगे आगे चलने लगी। अमरा, आलियान उसके पीछे लपका, लेकिन वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, तेज़ तेज़ चलती जा रही थी और वो ये समझ चुका था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अमरा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। अमरा को अपने पीछे तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने रुक कर ज़रा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था, ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे। उनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट सड़क को हाथों पर टिकाने की तैयारी कर रहा था। अमरा को लगा वो मजाक कर रहा है और वो कभी भी कलाबाजियाँ नहीं खाएगा, क्योंकि उसने मजाक किया था। असल में वो उसे तेज़ मिर्च मसाले से पके हुए कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी और वो जानती थी कि वो एक प्लेट से ज़्यादा खा ही नहीं सकेगा। उसे अपनी ज़ुबान कटवानी पड़ जाएगी, लेकिन वो तो कलाबाजियाँ लगा रहा था। ऐसा करते सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने भी देखा। वो इतने हैरान नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। फिर जो दिल की ज़मीन से फूटता है, मोहब्बत के साए में दुआम पाता है। इंसान 2 हालतों में अपनी जान बदल देता है, एक कुतुब की हालत में, दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के पार खड़ा आलियान कुतुब की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जान बदल चुकी थी और ये काम सड़क के उस पार मशरिक़ से आई हुई दुनिया को हैरत से देखती हुई लड़की ने किया। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों इस और उस बार खड़े थे। फासला था, कम था, ज़्यादा भी हो सकता था,